जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे बीपीएससी, टीआरई 4, स्टेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ, जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है जी, सुमेलित करिए। इसमें इधर दिया गया है आपका पद, और यहाँ सूची 2 में इसके खंड दिए गए हैं। तो पद में कितने कितने खंड होते हैं आपको जो है सुमेलित करना है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए एक का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पद का खंड होता है नोम तोम बंदी सुपज, तो एक का आप 3 से मिला दीजिए। ठीक है जी, एक का 3 से मिला दीजिए। उसके बाद जो है आपको गीतक, गीतक का खंड क्या क्या होता है, तो स्वर, पद, ताल और मार्ग। तो एक बी का आप 4 से मिला दीजिए, बी को आप 4 से मिला दीजिए। और देखिए ध्रुपद, ध्रुपद के अंग होते हैं अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, मतलब आप 1 से मिला दीजिएगा। और प्रबंध के देखिए, प्रबंध को आप 2 से मिला दीजिए। तो उद्ग्राह, मेलापक और ध्रुव प्रबंध के 3 भाग हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2। 3 4 1 2 देखिए किस कूट में दिया गया है, 3 4 1 2, तो आपका बी हो गया आंसर। आप इसका व्याख्या पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा रहा है, देखिए निम्न में कौन सा वाद्य सारिका रहित है। सारिका रहित वाद्य यंत्र को बताना है आपको। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सूर सिंगार। क्या जी, सूर सिंगार, बी डी आंसर हो गया। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। सूर सिंगार वाद्य सारिका रहित है। इसका देखिए सूर सिंगार यह वाद्य रबाब के आकार का किंतु कुछ चौड़ा और लंबा, इसकी तंत्रियों की संख्या वही है जो रबाब में होती है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए इसको छोटा करते हैं। देखिए रबाब, आगे पढ़िए। रबाब की भांति यह भी सारिका विहीन या पर्दों से विरहित होता है। इस वाद्य में 8 तार होते हैं, जिन्हें क्रमशः सा, प, पंचम, षडज, गंधार, षडज, ऋषभ और पंचम से मिलाया जाता है। वादन पहले 3 तारों में किया जाता है, अंतिम 2 तारों को राग के अनुसार बदल दिया जाता है। यह वाद्य रबाब एवं सरोद के बीच वाली स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। इसमें अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, अगला सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तानी संगीत का वह कौन सी मुखर है, कौन सी मुखर है जिसने रविंद्र संगीत को सर्वाधिक प्रभावित किया था। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला शैली इसमें आपको बताना है। तो 3 का सही उत्तर बताइए। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्रुपद। क्या जी, ध्रुपद, सी आंसर हो गया। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत के ध्रुपद मुखर से रविंद्र संगीत को सर्वाधिक प्रभावित किया गया है। रविंद्र संगीत रविंद्रनाथ टैगोर पर शास्त्रीय तथा बंगाल के लोक संगीत की छाया आती है। रविंद्रनाथ ने ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, बाउल, भटियाली, कीर्तन आदि को मिलाकर संगीत बनाया। इसी आधार पर ध्रुपदांग, टपांग, ख्यालांग, कीर्तनांग आदि का वर्णन किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सितार वाद्य की उत्पत्ति किस वाद्य से मानी जाती है। सितार वाद्य की उत्पत्ति किस वाद्य से मानते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका एक तंत्री बीड़ा से। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं, व्याख्या में लिखा गया है कि सितार वाद्य की उत्पत्ति, सितार वाद्य की उत्पत्ति त्रितंत्री बीड़ा वाद्य से मानी जाती है। सितार आधुनिक युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध तत्व वाद्य यंत्र। सितार मध्य युग से विकसित होता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा है। सितार में मुख्य तार 7 तारें होती हैं। पहली तार को बाज का तार कहते हैं, दूसरी तार को जोड़ी का तार, अंतिम 2 तार को धिकारी तार कहते हैं, और इस पर झाला बजाया जाता है। देखिए सितार में चिकारी तार यहाँ पर होगा, चिकारी तार। देखिए सितार में क्रमशः मध्र मध्यम, मध्र षडज, मध्र पंचम, मध्र षडज, मध्र पंचम, अति मध्र षडज, देखिए मंद्र पंचम, मध्य षडज तथा तार षडज पर मिलाए जाते हैं। सितार में 12 से लेकर 20 तक तरब की तारें होती हैं। इसके बाद 18 से 23 तक पर्दे या सारिकाएँ होती हैं। मिजराब से सितार को बजाया जाता है। देखिए
तरब के तार गुंजन पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल इसमें पूछा गया है, नारद कृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के कितने वर्ग हैं? नारद कृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के कितने वर्ग हैं? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। 5 का सही उत्तर हो जाएगा जी 4। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि नारद कृत संगीत मकरंद में 4 राग वर्गीकरण बताए गए हैं। 8वीं शताब्दी में नारद ने संगीत मकरंद ग्रंथ को लिखा। इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्गीकरण मिलता है। इस ग्रंथ में रागिनी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें पुरुष राग 20 हैं, स्त्री राग 24 हैं और नपुंसक राग 13 बताए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भरत भाष्य पुस्तक का अन्य नाम क्या है? भरत भाष्य पुस्तक का अन्य नाम क्या है जी? तो 6वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका सरस्वती हृदय अलंकार। सरस्वती हृदय अलंकार बी हो जाएगा, सरस्वती हृदय अलंकार। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं कि भरत भाष्य का अन्य नाम सरस्वती हृदय अलंकार नाम है। ठीक है, ये मिथिला के मतलब 1097 से 1147 ईस्वी कर्नाट जातीय राष्ट्रकूट नरेश थे। इन्हें मोहन मुरारी, क्षमा पाल नारायण उपाधियां प्राप्त थीं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदय अलंकार है, जिसे भरत भाष्यम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में लिखा गया है, अगला सवाल में लिख रहे हैं कि किस तबला वादक ने हिंदी एवं अंग्रेजी फिल्मों में अभिनेता के रूप में अभिनय किया है? तो तबला वादक हैं और अभी हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय भी किए हैं, तो कौन है इसमें बता दीजिए आप। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब, 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन जी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन ने हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनेता के रूप में अभिनय किया था। जाकिर हुसैन पंजाब घराने के प्रतिष्ठित तबला विद्वान अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। जाकिर हुसैन 1 मार्च 1951 को बम्बई में जन्म हुआ था जाकिर हुसैन जी का। उस्ताद जी को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री 1998 में मिला था और पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया है। 1991 में संगीत नाटक अकादमी भी पुरस्कार इन्हें मिला है। देखिए जाकिर हुसैन जी को अमेरिका में नेशनल हेरिटेज पुरस्कार 1999 में मिला है। इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। कथन और कारण दिया गया है, तो आपको बताना है। 8वां का सही उत्तर देखिए क्या होगा। 8 का सही उत्तर देखिए, इसमें लिख रहा है, इसमें कथन देखिए, कथन में लिखा गया है कि संगीत की प्रस्तुति में सौंदर्य निरूपण के लिए रस उपयुक्त स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। तो सही है, देखिए सही हो गया कथन। रस के बिना भारतीय संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 8 का सही उत्तर हो जाएगा रस के बिना तो कल्पना किया ही नहीं जा सकता, तो ये भी सही है। तो मतलब कथन और कारण दोनों सही है। तो देखिए किसमें दिया है, तो कथन और कारण ए और आर दोनों दिया है, आर्गुमेंट और रीजन दोनों जो है सही है। ठीक है, व्याख्या आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल में लिखा गया है कि विदुषी किशोरी अमोनकर के घराना का नाम बताइए। विदुषी किशोरी अमोनकर के घराना का नाम आपको बताना है। तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका जयपुर घराना है इनका। ठीक है, जयपुर घराना। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि विदुषी किशोरी अमोनकर का घराना जयपुर है। इनका जन्म 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में हुआ था। इनकी माता मोगूबाई कोर्डीकर भी अत्रौली जयपुर घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका थीं। किशोरी अमोनकर को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 2017 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। भारत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति, आंसर बी हो गया। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि भारत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक आचार्य बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी संगीत चिंतामणि नामक ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की।
जिसमें मुसलमान और भारतीय संगीत नामक ग्रंथ वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने कुछ रागों की रचना भी किया था, जैसे प्रभात रंजनी, संजोग, अनंग रंजनी। ठीक है जी, इसमें प्रमुख है, बृहस्पति जी द्वारा आविष्कृत राग है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। संगीत रत्नाकर के अध्यायों का विस्तृत अध्ययन, यह शोध विषय किस शोध पद्धति में आता है? देखिए, संगीत रत्नाकर के अध्यायों का विस्तृत अध्ययन, यह शोध विषय किस शोध पद्धति में आता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक शोध, ऐतिहासिक शोध। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, इसका व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। 12 नंबर सवाल में पूछा गया है कि राग दरबारी किस रस का राग है? राग दरबारी जो है किस रस का राग है, आपको बताना है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 12 का सही उत्तर है करुण रस का। ठीक है जी, करुण रस। आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। राग दरबारी करुण रस का राग है, लिख रहा है इसमें। राग दरबारी असावरी थाट से उत्पन्न है, इसकी जाति वक्र संपूर्ण है। वादी इसका, वादी संवादी इसका देखिए, वादी ऋषभ और संवादी पंचम। न्यास के स्वर षडज ऋषभ पंचम। गायन समय इसका मध्य रात्रि होता है और संप्रकृति राग है राग अडाना, मिड प्रधान राग है यह। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। राग भैया राजा भैया पूंछ वाले, राजा भैया पूंछ वाले किस घराने के थे? राजा भैया पूंछ वाले किस घराने के थे? तो 13 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा जी? 13 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्वालियर घराने से थे। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं कि राजा भैया पूंछ वाले, देखिए राजा भैया पूंछ वाले ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराना, इसका आरंभ नत्थन पीर बख्श को माना जाता है। इस घराने के प्रमुख कलाकार निसार हुसैन, मेहंदी खां हुसैन, नाजिर खां, रामकृष्ण बुआ, शंकर राव पंडित, राजा भैया पूंछवाले, बाबा दीक्षित, वसुदेव राव जोशी, बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, सभी ग्वालियर घराने के कलाकार हैं। देखिए, अगला सवाल है लोचनकृत, कवि लोचनकृत राग तरंगिणी में अध्यायों की संख्या बता दीजिए। अध्यायों की संख्या किनको दी गई है? अध्यायों की संख्या किनको दी गई है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 14 का सही उत्तर हो जाएगा तरंग। अध्यायों को उसमें तरंग कहा गया है, राग तरंगिणी में। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। लोचनकृत राग तरंगिणी में अध्यायों को तरंग कहा जाता है। देखिए, सादरा किससे संबंधित है, आपको बताना है। 15 का सही उत्तर बताइए, सादरा किससे संबंधित है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 15 का सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद, ध्रुपद से संबंधित है सादरा। देखिए, इसकी व्याख्या पढ़िए, स्पष्ट होगा। सादरा ध्रुपद से संबंधित है। ध्रुपद आधुनिक प्रबंध गायन शैली, आधुनिक प्रबंध गायन शैली में ध्रुपद का स्थान मुख्य है। ध्रुपद गायन में सर्वप्रथम आलाप लिया जाता है। ओम नारायण अनंत हरि या तू ही हरि आदि भक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग आपको जो है ध्रुपद में हुआ है। भारत के 8 रसों में कौन सा रस नहीं है? भारत के 8 रसों में इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो आपको 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अद्भुत, अद्भुत ये जो है शामिल नहीं है। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़िए, इसमें व्याख्या में लिख रहा है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि भारत के 8 रसों में शांत रस को नहीं माना जाता है। भारत के नाट्य शास्त्र 4 या 5वीं शताब्दी में लिखी गई। इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं, 28 से 33 तक जो अध्याय है उसमें संगीत से संबंधित विषयों को रखा गया है। 6ठे अध्याय में रस संबंधित विधान दिया गया है। अगला सवाल है प्रमाण श्रुति का सही रूप बता दीजिए। प्रमाण श्रुति का सही रूप क्या है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 17 का सही उत्तर हो जाएगा 4-3-2 4-3-4-2, 4-3-2 4-3-4-2। ठीक है, प्रमाण श्रुति का ये है आपको जो है सही रूप। व्याख्या पढ़ लीजिए, प्रमाण श्रुति सही रूप में 4-3-2 4-3-4-2 लिख रहे हैं। भरत ने प्रमाणिक श्रुति के विषय में कहा है कि षडज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर स्थापित होता है तथा मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर। अंततः दोनों ग्रामों को पंचम स्वरों का अंतर 17 घटाव 16 बराबर 1 श्रुति का है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है कि भारतीय संगीत में कितने भारत रत्न हैं? भारतीय संगीतज्ञों में कितने भारत रत्न हैं? तो 18 का सही उत्तर बताइए। 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए 5। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए।
व्याख्या पढ़िए। देखिए भारतीय संगीत में 5 भारत रत्न है, ठीक है। आप देख लीजिए, कमेंट करके बताइए कि किनको किनको भारत रत्न मिला है। देखिए इसमें कथन और कारण दिया है, कथन कारण दिया है 19 नंबर सवाल का। तो 19 नंबर सवाल का देखिए कथन कारण दिया है, तो आपका संगीत में अभ्यास का महत्व है, इससे परिपक्वता आती है। तो सही बात है, कथन सही है। संगीत में सधे हुए स्वर तुरंत प्रभाव डालते हैं, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही, तो कहाँ दिया है, तो सी में। आर्गुमेंट और रीजन दोनों सही है, बोथ आर ट्रू, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, पंडित इंद्रकांत मिश्र किस घराने के ध्रुपद गायक हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बेतिया घराने, ठीक है। बेतिया घराने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चूँकि आप बिहार के बीपीएससी TR4 के एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें बिहार से संबंधित सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और चूँकि बिहार से भी संबंधित है और संगीत से भी, तो ये पूछना लाजमी है। देखिए अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, देखिए अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि डागर परंपरा के वर्तमान वरीय प्रतिनिधि ध्रुपद गायक कौन है? 21 का सही उत्तर क्या होगा जी? 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, उस्ताद सईदुद्दीन डागर, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल डागर परंपरा का वर्तमान वरीय प्रतिनिधि उस्ताद सईदुद्दीन डागर ध्रुपद गायक हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कौन सा प्रकार गाथा है? कह रहा है कौन सा प्रकार गाथा है। आपको 22 का सही उत्तर बताना है, तो 22 का सही उत्तर रहेगा दीना भद्री, ठीक है। व्याख्या पढ़िए, स्पष्ट होगा। दीना भद्री गाथा प्रकार है, व्याख्या पढ़ लीजिए। इसका लिखा है इसमें, यह श्रृंगार कजरी, देखिए कजरी रस से पूर्ण एक गीत प्रकार है। कजरी जो है पूर्ण रस गीत प्रकार है, इसमें विरह प्रेम सभी प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से यह सावन के महीने का विरह गीत है। अवध क्षेत्र कजरी गीत के लिए प्रमुख है। कजरी गीत अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि बोलियों में गाए जाते हैं। झूमरा क्या है? तो झूमरा गीत का अर्थ होता है झूमर गायन गाए जाने वाला गीत। इसमें स्त्री पुरुष समूह के रूप में गाते हैं तथा ताली बजाकर नृत्य करते हैं। ये द्रुत गति से गाए जाते हैं। यह एक भाव प्रधान तथा तुकबंदी गीत प्रकार है। इसमें अनेक प्रकार के छंद रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल पूछा गया है कि मिश्र बंधु रजनीश रितेश के पिता कौन है? रजनीश रितेश के पिता कौन है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्र, ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिखा है कि मिश्र बंधु रजनीश रितेश के पिता पंडित साजन मिश्र और राजन मिश्र और साजन मिश्र हैं। बनारस घराने के प्रतिनिधि विश्व प्रसिद्ध युगल गायक पंडित राजन एवं पंडित साजन मिश्र हिंदुस्तानी संगीत के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके गुरु पंडित बड़े रामदास जी से गायन की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। राजन साजन मिश्र को भारत सरकार द्वारा 1998 में संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। इनको पद्म भूषण 2007 में मिला था, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल लिख रहा है कि समदाउन किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? समदाउन तो बिहार की है। देखिए समदाउन बिहार क्षेत्र की गायन शैली है। इसमें देखिए लिख रहा है कि बिहार का लोक नृत्य कौन कौन है? छऊ, कर्मा, घुमकुड़िया, सोहराई, जात्रा, विदेशिया, जट जटनी आदि। गुजरात का गरबा है, डांडिया है, गणपति भजन है, लास्या है, इकोलिया है, पड़िहारी नृत्य है, रासलीला है, दीपक नृत्य है, भवई है। और पश्चिम बंगाल का क्या क्या है? तो गंभीर है, कीर्तना है, मरसिया है, ढाली है, रामवेश है, काठी है, जात्रा है, बाउल है। तो ये सभी जो है आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला सवाल देख लीजिए, भिखारी ठाकुर किस भाषा के लोक गीतकार, नाटककार एवं लोक गायक थे? तो सही उत्तर इसका देखिए, सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर देखिए आपका, देखिए सही उत्तर आपका क्या होगा जी इसका? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भिखारी ठाकुर जो थे भोजपुरी लोक गीतकार, नाटककार, लोक गायक, भोजपुरी गायक थे, ठीक है। 26 का सही उत्तर देखिए, 26 का सवाल पूछा जा रहा है। 26 का सवाल पूछ रहे हैं कि संगीत कार्यालय हाथरस के संस्थापक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा काका हाथरसी,
काका हाथरस ही हाथरस घराने के हाथरस के संस्थापक। देखिए रहस्य खाना, क्या लिखा जी, रहस्य खाना किस नवाब से संबद्ध था? रहस्य खाना किस नवाब से संबद्ध था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह से संबंधित। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। रहस्यवाना, रहस्य खाना वाजिद अली शाह से संबद्ध है। वाजिद अली शाह को अंग्रेज ने 1957 में लखनऊ छोड़कर कोलकाता में रहने के लिए मजबूर किया। 105 किताब थी, जिनमें से नाजो और बानो 2 प्रकाशित है। वाजिद अली शाह के दरबार में बंदिश की ठुमरी और नृत्य को विशेष प्रोत्साहन मिला। इनका उपनाम है अख्तरपिया। ठीक है जी, इनका उपनाम अख्तरपिया है। अगला सवाल देखिए, प्राचीन कला केंद्र अवस्थित है। प्राचीन कला केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 28 का सही उत्तर हो जाएगा 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है जी, चंडीगढ़। व्याख्या पढ़ लीजिए, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ में अवस्थित है। देखिए आपको भारतीय कला केंद्र दिल्ली में है, श्री राम भारतीय कला केंद्र भी दिल्ली में है। देखिए अगला सवाल, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की वर्तमान उप कुलपति कौन है? तो ये देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका श्री सडोलीकर, श्री सडोलीकर। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, एलने डनेलियू का भारतीय नाम क्या है? एलने डनेलियू का भारतीय नाम क्या है? तो सही बताना है आपको, 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 30 का सही उत्तर शिव शरण शर्मा, शिव शरण शर्मा। ठीक है जी, 20। एनएलयू का भारतीय नाम शिव शरण शर्मा था, शिव शरण शर्मा संतूर वादक। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, इसमें अगला सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्तमान वरीय संगीतविद कौन है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्तमान वरीय संगीतविद कौन है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 31 का सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर आरसी मेहता, प्रोफेसर आरसी मेहता। ठीक है, डी हो गया। व्याख्या पढ़ लीजिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्तमान वरीय प्रोफेसर आरसी मेहता संगीतविद हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। विनायक राव पटवर्धन ख्याल गायन के साथ साथ तराना गाने में भी निपुण थे। इनका राग विज्ञान 7 भागों में प्रकाशित है। इनके शिष्यों में पंडित वीडी पलुस्कर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर प्रमुख हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सी विदेशी संगीत वादक हैं? निम्न में से कौन से विदेशी संगीत वादक हैं? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर जोप बोर, डॉक्टर जोप बोर। देखिए डी हो जाएगा, डॉक्टर जोप बोर विदेशी गायक हैं। ठीक है, एक अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें पूछा गया है, पंडित विष्णु दिगंबर परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि कलाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित विद्याधर व्यास, पंडित विद्याधर व्यास। व्याख्या पढ़ लीजिए, विष्णु दिगंबर परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि कलाकार पंडित विद्याधर व्यास जी हैं। व्यास जी का जन्म 8 सितंबर 1944 को हुआ था। ये उत्तरी भारतीय शास्त्रीय गायन की पलुस्कर शैली का एक समकालीन घातांक हैं। यह ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इनके पिता का नाम नारायण व्यास था। इनको 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मीरात ए दहली के लेखक कौन है? मीरात ए दहली के लेखक कौन है? मीरात ए दहली के लेखक कौन है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 34 का सही उत्तर हो जाएगा दरगाह कुली खां, दरगाह कुली खां। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए, मीरात ए दहली के लेखक दरगाह कुली खां थे। अगला सवाल है, पंडित रामाश्रय झा राम रंगकृत अभिनव गीतांजलि कितने भागों में है? रामाश्रय झा राम रंगकृत अभिनव गीतांजलि कितने भागों में है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 35 का सही उत्तर हो जाएगा 5 भागों में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, पंडित रामाश्रय झा राम रंगकृत अभिनव गीतांजलि 5 भागों में विभक्त है। देखिए पंडित जी का जन्म 11 अगस्त 1928 को हुआ था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित संगीतकार, विद्वान, शिक्षक थे। 2005 में
राम रंग ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संगीत नृत्य और नाटक के भारत के राष्ट्रीय अकादमी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। इनके शिष्यों में कमल बोस, शुभा मुदगल और गीता बनर्जी हैं। इनकी मृत्यु 1 जनवरी 2009 को कोलकाता में हुआ। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। लिख रहा है नाट्य शास्त्र में कर्णों की संख्या बता दीजिए। नाट्य शास्त्र में कर्णों की संख्या कितनी है? तो 36 का उत्तर हो जाएगा 108। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। इसमें लिख रहा है कि नाट्य शास्त्र में कर्णों की संख्या 108 है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र पर टीका अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ के रूप में किया। श्रुति स्तंभ कहाँ पर पाए जाते हैं? श्रुति स्तंभ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। श्रुति स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं? 37 का उत्तर हो जाएगा आपका मदुरई में। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। श्रुति स्तंभ मदुरई में पाई जाती है। अगला सवाल है राग जो सारंगदेव के काल उपरांत प्रचलित। देखिए, राग जो सारंगदेव के काल के उपरांत प्रचलित हुए तो कौन सा राग है जी? 38 का सही उत्तर क्या होगा जी? 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अधुना प्रसिद्ध राग। ठीक है जी, अधुना प्रसिद्ध। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है अधुना प्रसिद्ध राग सारंगदेव के काल के उपरांत प्रचलित हुआ। सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में लिखा गया। इसमें 7 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना इत्यादि का विवेचना हुआ है। दक्षिण तथा उत्तरी संगीत विद्वान इस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। इसमें 264 रागों का वर्णन है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ लीजिए। समय का सबसे छोटा खंड क्या है? समय का सबसे छोटा खंड क्या है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा जी? 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्षण। क्या होगा जी? क्षण। समय का सबसे छोटा खंड क्षण कहलाता है। व्याख्या पढ़ लीजिएगा। 40 है संगीत शैली जिसमें तानम एक गायन की विद्या है। कौन सी शैली है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पल्लवी। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है पल्लवी गायन में तानम गायन की विद्या है। पल्लवी, इसके 2 अर्थ हैं। लिख रहा है कर्नाटक संगीत में किसी भी गीत प्रकार का पहला अंग पल्लवी, किंतु रागम तानम पल्लवी प्रथा में पल्लवी ताल के एक आवर्तन काल की एक गीत खंड को इंगित करती है। प्रायः विलंबित या मध्य लय में रचित इस खंड को स्वर रचना में बदलकर विविध प्रकार से गाते हैं जो निखल कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तत्पश्चात इस खंड को धीमी लय में दुगुन, तिगुन और चौगुन लय में गाते हैं। ठीक है, 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि टैगोर परिवार में सबसे छोटा भाई निम्नलिखित में से कौन थे? तो टैगोर परिवार में सबसे छोटा भाई कौन थे? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ जी हैं सबसे छोटे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। टैगोर परिवार में सबसे छोटा भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे। वे केवल एक कवि ही नहीं परंतु नाटककार, उपन्यासकार, संगीतकार, गायक, चित्रकार आदि थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर संगीत की एक नई विद्या की सृष्टि की जिसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। रविंद्र संगीत में पद, छंद, लय, ताल, राग, भाव, काव्य आदि का सुंदर रूप से प्रयोग किया गया है। रविंद्र संगीत में शब्द तथा स्वर का ऐसा अनोखा मेल हुआ, इस संगीत को अर्धनारीश्वर के रूप में भी देखा गया है। रविंद्रनाथ ने ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, बाउल, भट्टियाली, कीर्तन आदि को मिलाकर संगीत बनाया। अपने अनेक गीत नाट्य की रचना में टैगोर ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर होगा 42 का सही उत्तर दिए। 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कथकली। ठीक है, गीत नाट्य की रचना में टैगोर ने कथकली नृत्य शैली का प्रयोग किया है। ठीक है जी। 43 देखिए। 43 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई सूची से रविंद्रनाथ द्वारा निर्मित ताल को चुनिए। तो इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित ताल आपको चुनना है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सूल ताल। ठीक है जी, सूल ताल। व्याख्या पढ़ लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित ताल सुल्फंक ताल है। सुल्फंक ताल यह 10 मात्रे की ताल है। देखिए,
सुल्फंग ताल, यह 10 मात्रा की ताल है, इसमें 3 विभाग है, 4 2 4, मतलब डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे सी छापा है तो डी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बोल क्या है जी, बोल क्या है, धा धेड़े नाग धिन धेड़े नग न धिन न घेड़े नग, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा सुरफंक ताल का आविष्कार किया गया। देखिए 44 नंबर लिख रहा है, 44 नंबर सवाल का सही उत्तर देखिए, नटीर पूजा किसकी रचना है, नटीर पूजा किसकी रचना है, नटीर पूजा किसकी रचना है, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है। नटीर पूजा, देखिए नटीर पूजा रविंद्रनाथ की रचना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। लिए तब तक लिए थैंक यू।